रेजोनेंस। ठीक है, टॉपिक क्या है? रेजोनेंस। यहां पेंडुलम से शो किया है। एक्चुअली में क्या होता है, देखो एक बात समझने का कोशिश करो, पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दो, उसके बाद समझते हैं टॉपिक को। ठीक है, मान लो अर्थक्वेक आया है। ठीक है, मान लो अर्थक्वेक आया है। ठीक है, अर्थक्वेक आया है तो दो तरह का बिल्डिंग है एक जगह पर, एक सिर्फ लंबा लंबा बिल्डिंग है और दूसरी तरफ छोटा छोटा बिल्डिंग है। मेरा बात समझ रहे हैं? हम आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि मान लो अर्थक्वेक आया है, ठीक है, और उस एरिया में एक जगह सिर्फ लंबा लंबा बिल्डिंग है। ठीक है, एक जगह सिर्फ लंबा लंबा बिल्डिंग है और दूसरी तरफ उसी एरिया में कुछ छोटा बिल्डिंग है, दो हाइट का बिल्डिंग है। ठीक है, कौन सा बिल्डिंग गिरेगा? ठीक है, कौन सा बिल्डिंग गिरेगा इन केस ऑफ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक के केस में कौन सा बिल्डिंग फॉल होगा ये बताओ, कौन सा बिल्डिंग फॉल होगा? जल्दी से बताइए। बात तो समझ गए? रेजोनेंस पढ़ा जाएगा जी, ये सब जब प्रॉब्लम्स को समझ लोगे तो आंसर तो फिर खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम बस आपसे पूछ रहे हैं कि अर्थक्वेक आया है। ठीक है, अर्थक्वेक आया है, कौन सा बिल्डिंग फॉल होगा और कौन सा बचेगा? यहाँ कुछ बिल्डिंग्स बड़ा है और कुछ बिल्डिंग छोटा है, बड़ा वाला गिर जाएगा, बिग वन। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन रहता तो हम आपसे पूछते क्या? सोचने वाला तो बात पहले यही है। एक्चुअली वी कैन नॉट से कौन सा बिल्डिंग गिरेगा। ठीक है, रीजन समझने का कोशिश करो, ऐसा हो चुका है, रीजन अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, रीजन हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन ऐसा हो चुका है मैक्सिको में 1985। ठीक है, 1985 मैक्सिको में बड़ा बिल्डिंग सब सेफ रहा, छोटू बिल्डिंग टूट के गिर गया। लेकिन आपको देखने से क्या लगता है, सुनने से क्या लगता है कि एक बड़ा बिल्डिंग है, बड़ा बिल्डिंग है तो इसका ऑसिलेशन ज्यादा होगा और ये गिर जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। ठीक है, बड़ा बिल्डिंग सेफ रहा और छोटा बिल्डिंग गिर गया बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, ये तो समझ गए कि आप नहीं जानते थे, ये हम लोग बात करेंगे कैसे हुआ, अभी नहीं बात किए, अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले प्रॉब्लम्स को समझो कि कहां क्या हो रहा है। माइक्रोवेव पे कभी ना कभी तो खाना बनाए ही होगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये माइक्रोवेव या फिर जैसे दिस रेस्टोरेंट में पेस्ट्री खाने जाते हो, ठीक है, तो पेस्ट्री को हीट करके देता है ना, एक प्लेट में हीट करता है, पेस्ट्री पूरा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे चोको लावा केक ये सब खाओगे तो अंदर से चॉकलेट पूरा गल जाता है, लेकिन बाहर का प्लेट गर्म नहीं होता है। क्यों? ठीक है, अगर आप बोलते हो कि उसमें हीटिंग इफेक्ट हो रहा है तो प्लेट भी तो गर्म होना चाहिए था जी। ठीक है, प्लेट गर्म नहीं होता है, या माइक्रोवेव में आप कभी भी रखोगे तो प्लेट गर्म नहीं होता है, हाँ खाना बन जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों? जबकि होना क्या चाहिए था एक्चुअली में, खाना बना यानी फूड गर्म हो गया, लेकिन साथ में प्लेट का भी उतना ज्यादा गर्म होना चाहिए था कि आप उसको टच तक नहीं कर पा रहे। इवन दो बिना कोई कपड़ा यूज किए आप हाथ से उठाकर रखते हैं, इसका मतलब वो गर्म हुआ ही नहीं है। ठीक है, क्यों? मतलब समझ गए ना क्वेश्चन किस तरह का जा रहा है, कि बेसिकली माइक्रोवेव ओवन में भी ऐसा होता है। कभी आप इस बात पर गौर नहीं किए होंगे कि प्लेट गर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, हमेशा फूड गर्म हो जा रहा है और फूड कुक हो जा रहा है, यानी वहां भी कुछ अलग हो रहा है। ठीक है, देखो इसके अलावा भी आप बोल सकते हो, सोल्जर्स वाला तो जनरली जानते हो। ठीक है, ऐसा पुराना टेस्ट भी किया गया है, चिनुक पे ये सब पर भी टेस्ट किया गया है, जो हेलीकॉप्टर ये सब भी डिजाइन होता है ना, उसमें भी रेजोनेंस का टेस्ट होता है कि कहीं वो फॉल न कर जाए। ठीक है, ब्रिज जो बनाया जाता है बहुत हाइट पर जो ब्रिज बनता है उसमें भी होता है। ठीक है, ब्रिज का भी एग्जांपल्स है हमारे पास, जो ब्रिज बिना किसी मतलब ये नहीं सोल्जर्स वाला जो सुने हो वो नहीं कि सोल्जर्स वॉक करता है, एक फ्रीक्वेंसी निकलता है जिससे होता है, ये बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम ऐसा एग्जांपल्स का बात कर रहे हैं जो ब्रिज अपने आप है, जिसपे आदमी भी नहीं जा रहा है, लेकिन वो ब्रिज अपने आप कोलैप्स कर गया बिकॉज ऑफ विंड। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी होता है। ये सारा केसेस को हम एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, इन सब बातों को हम एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो चलो अब समझते हैं फिर रेजोनेंस क्या है। ठीक है, देखो यहां पर हम एक डायग्राम से पहले स्टार्ट कर रहे हैं समझने के लिए कि रेजोनेंस क्या है। ठीक है, ये समझ लो कि कुछ पेंडुलम मिडलम बनाया है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि एक 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 ये लिया पेंडुलम। ठीक है, इसके हाइट में लगभग सी है। ठीक है, ई डी बी ए इससे छोटा है। ठीक है, हम क्या किए, इस एक्स को ऑसिलेट करा दिए। ठीक है, इस एक्स को ऑसिलेट करा दिए बहुत अच्छा से। ठीक है, हम क्या किए हैं कि एक्स को ऑसिलेट करा दिए हैं। ठीक है, अब मेरा सवाल है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, इन पांचों में से क्या होने वाला है? क्या पांचों का ऑसिलेशन होने वाला है या फिर सिर्फ सी का ऑसिलेशन तेजी से होने वाला है?
नहीं जी, बिहार में जो होता है वो नहीं बात कर रहे हैं राहुल, ये अलग केसेस है। दिस रेजोनेंस का थोड़ा देर बाद बात करते हैं। बिहार बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, उसके कारण गिरता है ब्रिजेस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के कारण होता है वो नहीं है, वो अलग बात करें, वो हैंगिंग ब्रिज का केसेस होता है, अलग होता है, ठीक है। चलो पहले मेरा क्वेश्चन समझ गए। यहां पर हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि एक्स को हम बेसिकली ऑसिलेट करा दिए। आपके पास 5 ऑप्शन है, हम पूछ रहे हैं किस में सबसे ज्यादा ऑसिलेशन होगा, पहला, ठीक है। दूसरा, क्या सब में बराबर होगा, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है सब में सेम टाइप का ऑसिलेशन हो, क्या होने वाला है, या सिर्फ ए जो सबसे बड़ा है उसमें ऑसिलेशन ज्यादा होगा, ठीक है। ए में सबसे ज्यादा होगा, सब में बराबर होगा, सी में सबसे ज्यादा होगा, या यू कैन नॉट से एनीथिंग, ठीक है। ऐसे भी तो होगा कि कुछ आप बता नहीं सकोगे इसमें कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी से टाइप कीजिए, मेरे को आंसर जानना है। आंसर बताइए, खुद समझ में आ जाएगा पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। ए सबसे ज्यादा होगा, कैन नॉट से एनीथिंग। देखो, वी कैन से एवरीथिंग, ठीक है। पहले एक बात समझो, यहां पर एक्स का हाइट एल जो दिया है, दिस इज द हाइट ऑफ सी, यानी इसका भी हाइट दिया है एल, ठीक है। ये इसलिए दे रहा है कि जब हम एक्स को वाइब्रेट कराएंगे तो उसी अनुसार सबसे ज्यादा वाइब्रेट कौन सा करेगा, सी, ठीक है। तो सी का वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होगा। दिस प्रोसेस कैन बी डिफाइंड बाय दिस रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है, रेजोनेंस एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है कि हम लोग बेसिकली एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर फोर्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। हम लोग पीरियोडिक फोर्स को अप्लाई करते हैं which is equal to the natural frequency of oscillating object, which is equal to the natural frequency of oscillating object। आप मेरा बात शायद समझे नहीं, ठीक है। हम आपसे बोले कि एक पेंडुलम है, ठीक है। एक पेंडुलम एक फ्रीक्वेंसी पर घूम रहा है। आप क्या कर रहे हो कि ये पेंडुलम जब यहां आ रहा है, आप यहां फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप यहां फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो अगला बार क्या होगा, ये थोड़ा आगे जाएगा, फिर यहां आया, फिर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये कहां जाएगा, और आगे जाएगा। तो बेसिकली आप इसको ऑसिलेट करने पर मजबूर कर रहे हैं, यानी ये जो ऑसिलेशन है ये करने पर आप मजबूर कर रहे हैं। मतलब मेरा बात समझे कि रेजोनेंस कब होता है, इट अकर्स व्हेन frequency of applied periodic force, क्या हम बोल रहे हैं, frequency of applied periodic force, मतलब हम यहां क्या कर रहे हैं, एक फोर्स को पीरियोडिकली अप्लाई कर रहे हैं, जब वो एंड पे आ रहा है तब उसको फोर्स को अप्लाई कर दे रहे हैं, should be equal to the natural frequency of the oscillating object, should be equal to the natural frequency of this oscillating object, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया कि बेसिकली उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। यहां आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। अब बोलेंगे ये क्या बात करने लगे आप, ठीक है, कि बेसिकली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स, जो अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स है, यानी ये वाला जो फोर्स है, दैट शुड बी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी इस ऑब्जेक्ट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हो, यानी हर ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। आप शायद यही समझ रहे हो कि बेसिकली क्या आप कहना चाह रहे हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। हम बोलेंगे हाँ, ठीक है। इसका मतलब आप जहां जिस भी ऑब्जेक्ट को अभी रखे हुए हो, क्या वो ऑसिलेट कर रहा है, हम बोलेंगे हाँ, ठीक है। यानी वो भी ऑसिलेट कर रहा है अपने एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। कोई स्टैटिक ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है, हम बोलेंगे हाँ, ठीक है। यानी कोई बिल्डिंग जो स्थिर है, जो आपको दिख नहीं रहा है, यानी जिस घर में आप बैठे हैं, क्या वो भी ऑसिलेटिंग है, हम बोलेंगे अगेन हाँ, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि सब कुछ ऑसिलेटिंग है, यानी हर एक ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। यानी ये जो हम आपको इमेज दिखाए, ये जो इमेज दिखाए, अभी छोड़ दो इसको, हम एक्स को मूव कराए, हम बोल रहे हैं इन सब का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, यानी ए का अपना है, बी का अपना है, सी का अपना है, डी का अपना है, और ई का भी अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मेरा बात समझ गए कि बेसिकली हर ऑब्जेक्ट का अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, मतलब वो मूव करता है, आपको दिखे या ना दिखे, उसका अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो फिर रेजोनेंस कब होगा, रेजोनेंस कब होगा, जब उसके बराबर फ्रीक्वेंसी को आप उसे मैच करा देंगे, उसके बराबर फ्रीक्वेंसी को आप उसे मैच करा देंगे, तब वो चालू हो जाएगा। यानी जो जो एक्स का है, एक्स का जो फ्रीक्वेंसी है, जब आप सी के फ्रीक्वेंसी से मैच करा रहे हैं, तो सी क्या होगा, ऑसिलेट करना तेजी से चालू कर देगा। क्या हुआ यहां पर कि बेसिकली यहां पर उसके बराबर का फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच किया और उसका ऑसिलेशन तेज हो गया,
ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो रेजोनेंस है वो अदर ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट कराने का ताकत रखता है, अदर ऑब्जेक्ट को भी वाइब्रेट कराने का ताकत रखता है जब फ्रीक्वेंसी मैच करता है, जब फ्रीक्वेंसी मैच करता है, ठीक है। यही बात कर रहे हैं रेजोनेंस में। आपको समझ में आया हम क्या बोले आपसे, ठीक है, कि रेजोनेंस कब हो रहा है, कि बेसिकली रेजोनेंस होता कब है, जब भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी अदर ऑब्जेक्ट जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है उसके बराबर हो जाता है, ठीक है। तो उसको वो हायर एम्पलीट्यूड से मूव कराना चालू कर देता है। इसका मतलब साफ साफ है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी हम लोग जो अभी पेंडुलम का बात किए, इसका एम्पलीट्यूड बार बार बढ़ रहा है। एम्पलीट्यूड क्यों बढ़ रहा है, हम बोलेंगे उसके बगल में एक जो ऑब्जेक्ट है, जो एक्स जो ऑब्जेक्ट है, इसका फ्रीक्वेंसी इसके बराबर है, यानी सी और एक्स का फ्रीक्वेंसी बराबर है, और सी मजबूर कर रहा है एक्स मजबूर कर रहा है सी को मूव कराने के लिए, ठीक है। जबकि ये एक ही स्ट्रिंग पर बांधा हुआ है। मूव किसको ज्यादा करना चाहिए था, ए को, क्योंकि ए का एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सी से ज्यादा है। आप मेरा बात समझे, ए का एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सी से ज्यादा है, उसके लिए ये मूव तो ए को करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मूव कौन ज्यादा तेजी से करेगा, सी। समझ में आया। देखो, अब ये बात समझ में तो आया होगा नहीं आया होगा बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। आपको बेसिक बात बताएं, ये सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये सच है कि बेसिकली रेजोनेंस कब होता है, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड दिस पीरियोडिक फोर्स, ठीक है, जो पिछला में देख रहे थे अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स इक्वल हो जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम के, ठीक है। और हम आपको बोले कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, उसी को बोलते हैं। ये करता क्या है, ये एक्चुअली में एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देता है, ये एक्चुअली में इसका एम्पलीट्यूड को, मतलब सी के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देता है थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर एनर्जी, थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर एनर्जी। यानी जब इसको तेजी से ऑसिलेट करा रहे हो, ऐसा नहीं है कि ए बी डी ई एकदम ऑसिलेट नहीं करा, हल्का हल्का मूवमेंट होगा, लेकिन सबसे ज्यादा मूवमेंट सी में क्या होगा, उसी तरह से होगा जो बेसिकली एक्स का हो रहा है। इसी को आप बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है, इसी को आप बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो हम एग्जांपल्स चालू कर रहे हैं इसका। अभी जो जो एग्जांपल्स हम आपसे बात किए ना, उसको देखना है ना, इसका एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, और इतना एग्जाम्पल्स है कि हम लिखा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब साफ है कि हम कुछ ही एग्जाम्पल्स ले रहे हैं जो आप जनरल जानते हैं, ठीक है। जैसे इसका हम लोग अभी तो टॉपिक साउंड के अंदर भी पढ़ना चालू किए हैं, तो साउंड का एक बात समझिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ये काम करता है, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ये काम करता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ये काम करता है, ठीक है। जैसे ट्रम्पेट्स ये सब का ले लोगे, जो बड़ा सा शादी वादी में नहीं बजाता है, उसमें क्या हो रहा है, हवा को रोटेट कराकर रिजोनेंस क्रिएट करता है उसके अंदर, तब जाके उतना तेज साउंड आता है, यानी वहां पर वो काम कर रहा है। तो दिस इज मतलब वहां पर क्या हो रहा है, दिस इज एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड, ठीक है। वहां पर क्या हो रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है साउंड के फ्रीक्वेंसी को, तो बेसिकली वहां पर भी ये काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक जनरल एग्जांपल जानते हैं, ये पुराना कहानी है जिसमें सोल्जर्स जब ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे, बहुत पुराना है, ठीक है, डेट वेट मुझे याद नहीं है, जब सोल्जर्स ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे एक साथ, तो सोल्जर्स मार्च करते हैं, तो मार्च करने के दौरान, मार्च करेंगे तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी निकलेगा, एक साथ पैर रख रहे हैं, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। उस केस में जो ब्रिज का फ्रीक्वेंसी था सोल्जर्स से मैच कर गया और ब्रिज कोलैप्स हो गया, ठीक है, ब्रिज कोलैप्स हो गया। ये बात अब मतलब ये पुराना है, ठीक है। तो ये भी कहते हैं हम लोग कि सोल्जर्स जब ब्रिज को क्रॉस करते हैं, दे शुड नॉट मार्च इन कंसिस्टेंसी, ठीक है, एक साथ मार्च नहीं करना है, बेसिकली वही बात कहा जाता है। इसका मतलब ब्रिज का अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। ये बात तो आप देखे हो, ठीक है, कभी ये जेपीसी 2 या किसी पर भी गए होगे तो बीच में ब्रिज पर रुके हो, बगल से अगर ट्रक या बड़ा गाड़ी जाता है तो देखते हो लगता है कि अब गिर जाओगे, बहुत ज्यादा वाइब्रेटिंग, बीच में जब खड़े रहते हो तो ऐसा फील होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो ऑलरेडी वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब वो ऑलरेडी हैविंग फ्रीक्वेंसी है। वो तो बस समझने के लिए आपको बताया, जहां आप देख के समझ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, सोल्जर्स का एग्जाम पूरा क्या लिखेंगे, soldiers crossing the bridge, पूरा लिखें, should not march in क्या कंसिस्टेंसी,
और हार्मनी, एक साथ नहीं करना है काम, ठीक है। जाओ घूमते घूमते जाओ अलग अलग, ठीक है, ताकि उनका जो बेसिकली मार्च का फ्रीक्वेंसी है, जो एक साथ पैर रख रहे हैं, जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी है, वो कहीं गलती से भी मैच नहीं हो जाए, इसके लिए बात करते हैं, ठीक है। एक हम अर्थक्वेक का भी एग्जांपल आपको दिए थे। अर्थक्वेक में ये भी सही बात है, ठीक है। अर्थक्वेक में क्या होता है समझने का कोशिश करो, यानी जितना भी बिल्डिंग है सबका अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये बात समझ लो, चाहे वो टॉलर हो या शॉर्टर हो। ये तो पिछला एग्जांपल से भी हम आपको दिखा दिए कि देखो यहां पर क्या है, ये टॉलर है, ये शॉर्टर है। मूव कौन चालू किया? शॉर्टर, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी किससे मैच किया? जो मूविंग ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या है, अर्थक्वेक भी तो वेव के कारण हो रहा है, ठीक है, अर्थक्वेक भी वेव के कारण हो रहा है। तो बेसिकली ये जो वेव है, ठीक है, वे जो वेव है पर्टिकुलरली एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। जब ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा तो उसके बाद डिपेंड करेगा कि उसका फ्रीक्वेंसी, जो वेव का फ्रीक्वेंसी है, किस तरह का फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है। अगर किसी से फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगा तो वहां बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी सच है कि अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी मैच वैच नहीं किया तो वहां डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। इसलिए जो बेसिकली देखोगे, जब बिल्डिंग्स, बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स बनाया जाता है, तो ये लोग जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, सिविल इंजीनियर्स ये सब जितने भी होंगे, वो पहले इससे भी बात करते हैं, लाइक वहां का जियोलॉजिस्ट, ये सब वहां का स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ अगर अर्थक्वेक आया तो कैसा, किस तरह का फ्रीक्वेंसी का आएगा, लगभग समझने का कोशिश करते हैं। तो बेसिकली एक बात अर्थक्वेक में याद रखना, यहां पर मजबूत, जैसे बोलते हो ना कि स्ट्रॉन्ग और टॉलर, उस तरह का, या स्मॉलर बिल्डिंग विल दिस स्टैंड, ऐसा नहीं होगा। अर्थक्वेक के केस में स्मार्टर बिल्डिंग विल नॉट फॉल, ठीक है। स्मार्टर क्यों बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्मार्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी उससे मैच नहीं करना है। तो यहां भी है स्मार्ट, हम लोग हर जगह बात करते हैं ना, स्मार्ट मोबाइल है, तो बेसिकली बिल्डिंग भी स्मार्ट हो सकता है जिसको उस तरह से बनाया गया हो, ठीक है। तो चांसेस ऑफ फॉलिंग इस अर्थक्वेक में क्या लिखे, छोड़ देते हैं, समझ गए ना कि चांसेस ऑफ फॉलिंग दिस टॉलर और शॉर्टर स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। इट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल, आपसे एग्जांपल नहीं पूछेगा, नहीं तो हम लिखवा देते आपको, मैक्सिको अर्थक्वेक 1985, ठीक है। उसमें ऐसा देखा गया था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो हमारा एजम्पशन चलता आया है, ठीक है, कि ऐसा होगा। ये सब जो हमारा एजम्पशन है ऐसा गलत था, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम लिए थे माइक्रोवेव का ना, ठीक है। एक और एग्जांपल हम आपसे ले रहे थे माइक्रोवेव का। देखो माइक्रोवेव में क्या होता है, प्लेट गर्म नहीं होता है, ठीक है, प्लेट इज नॉट हीटेड। क्यों? बेसिकली फूड हीट हो रहा है लेकिन प्लेट हीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है माइक्रोवेव का जो फ्रीक्वेंसी है, समझने का कोशिश करो, हम आपसे बोल रहे हैं माइक्रोवेव का जो फ्रीक्वेंसी है, इट इज केप्ट सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फैट एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी इज केप्ट सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फैट एंड वाटर मॉलिक्यूल। ये लिख देते हैं, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे ऐसा कैसे हो गया। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी is kept same as water and fat molecules, वाटर एंड फैट मॉलिक्यूल्स, समझ गए, उसके बराबर रखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि माइक्रोवेव एक्चुअल में रेजोनेंस इफेक्ट क्रिएट करता है, रेजोनेंस इफेक्ट करता है, जिससे फूड क्या होता है, दस आपको हीट हो जाता है। यानी क्या है, वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा है, उसके कारण फूड दिस हीट हो जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशंस के कारण हो रहा है। इनफैक्ट हम आपसे पूछेंगे व्हाट इज टेम्परेचर, क्या बोलोगे, डिफाइन करो तो टेम्परेचर को जी। प्रियांशु लिख रहे हैं चेंज इन एम्पलीट्यूड या फिर चेंज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है प्रियांशु, फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है तो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है इसलिए दिस एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा है। मेरा बात पहले समझ गए ना जो आप लिखे हो, फ्रीक्वेंसी मैच करेगा तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा। यानी हर बिल्डिंग का एक फ्रीक्वेंसी है, अगर अर्थक्वेक का फ्रीक्वेंसी मैच किया तो बिल्डिंग्स ऐसे ऐसे से घूमेगा, ठीक है, जो स्थिर दिख रहा है आपको ऐसे ऐसे घूमेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, ठीक है ना। क्या लिखे, सेंसेशन ऑफ कूलिंग और हॉटनेस।
अच्छा, ये 0 डिग्री ठंडा है या गर्म है जी? ठंडा है। -10 से, -10 डिग्री से कॉम्पेरेटिव देखना पड़ेगा। यानी जब हम आपसे पूछेंगे ठंडा गर्म तो आप बोलोगे एक और ऑब्जेक्ट लाके दो, यही कहना चाह रहे हो ना? हम बोलेंगे गर्मी बहुत है तो आप बोलोगे अच्छा कल से गर्मी ज्यादा है, लेकिन बेसिकली दिस आगे आने वाला समय से गर्मी कम है, हमेशा वैसे तुलना करोगे। इसका मतलब डेफिनेशन में ही थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है? यानी व्हाट इज टेम्परेचर? व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज एक्चुअली द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। अब समझने का कोशिश करो, डेफिनेशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है? व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। यानी ये इसका जो टेम्परेचर है ये क्या है? इसका काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है? तो हर मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी है, उस पर बात कर रहे हैं। हालांकि जस्ट अभी इसके बाद जो स्टार्ट करने वाले हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, डिटेल से बात करेंगे। यानी समझ में आ गया होगा कि ये जो माइक्रोवेव किया क्या कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल को इंक्रीज कर दिया। काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया, उसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, वही तो काम किया है जी, ठीक है? तो माइक्रोवेव में भी ऐसा होता है। क्लियर है? और भी एग्जांपल्स है, एमआरआई मशीन, ये सब भी इसका एग्जांपल है। लिखना है तो लिखते रहो, ठीक है? काफी ज्यादा एग्जांपल्स है इसका, अनलिमिटेड है, ठीक है? यहीं पर लिख देते हैं, नेक्स्ट पे जाने का कोई मतलब नहीं है। दिस इज एमआरआई। एमआरआई भी इसका अच्छा एग्जांपल है, ठीक है? तो ये सब भी, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है जी? एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताना होता है जी। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। समझ गए ना कि रेजोनेंस आता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में वर्ड रेजोनेंस आता है, इसका मतलब ये भी रेजोनेंस पर काम करता है। समझ गए? तो रेजोनेंस एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। अगर क्वेश्चन दे रहा है तो एक बार सोचना, अगर ऑप्शंस में रेजोनेंस है तो रेजोनेंस बहुत जगह काम करेगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो आप चुपचाप मार्क कर दीजिए, बाकी कुछ एग्जांपल्स है आप समझ लीजिए। जहां आपको ऐसे भी फिनोमेना नहीं समझ आ रहा है और एम्पलीट्यूड का बात हो रहा है, वहां रेजोनेंस लगा हुआ है। समझ गए? ये टॉपिक खत्म हो गया है, कुछ डाउट है तो बताओ। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन, देखो इसमें फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन का बस नहीं बात किए कि अगर फ्रीक्वेंसी मैच होगा, अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी मैच होगा तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। यहीं पर हम डिफाइन करने का कोशिश किए कि व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो आपको समझ में आ गया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं जो हर ऑब्जेक्ट का अपना होता है, पहले से होता है। यानी जो ऑब्जेक्ट आपको स्थिर दिख रहा है उसका भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। देखो जब कॉलेज वॉलेज में अगर कभी एक्सपेरिमेंट किए होगे तो उसका एक्सपेरिमेंट के लिए कैसे करता है आपको बताते हैं, ठीक है? एक ग्लास लेता है, एक ग्लास में स्पून डाल देता है, ठीक है? ग्लास में से स्पून डाल देता है मान लो, ठीक है? उसके बाद क्या करता है, वहां पर एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने वाला मशीन होता है, ठीक है? जिसमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी एडजस्टर मशीन बहुत बड़ा नहीं है जी, ये ईयर टेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है, कान का टेस्ट भी करने के लिए फ्रीक्वेंसी वाला यूज करता है। जैसे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज ईयर का अपना दिस हियरिंग कैपेसिटी है, ठीक है? हम लोग का हियरिंग कैपेसिटी है। ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि हियरिंग कैपेसिटी उतना नहीं रहा हो, ठीक है? उसके लिए करता है, ठीक है? कि उसमें क्या करेगा, अलग अलग बीप साउंड निकालता है और बेसिकली अलग अलग फ्रीक्वेंसी में बीप साउंड निकालता है, उसको चेक करना होता है। ऐसे भी हम लोग एनिमल का जो फ्रीक्वेंसी रेंज चेक किया है वैसे ही तो करते होंगे, मतलब वो डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं। अब उसका वॉइस को लाउड करने के लिए एम्पलीट्यूड बढ़ाते हो, ठीक है? लाउड करने के लिए मतलब पहले क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी सेट करेगा यानी वाइब्रेशन दिखेगा, उसके बाद एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करेगा। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, वो वाइब्रेशन तेज होने लगेगा। अब समझो क्या होता है, एक्सपेरिमेंट से समझ जाओगे। जैसे ये क्या करते हैं हम लोग कॉलेज में जो होता है वो बता रहे हैं, एक ग्लास लेता है, ग्लास में स्पून डाल देता है, फ्रीक्वेंसी सेट करता है। जब फ्रीक्वेंसी सेट करता है तो ये जो स्पून है इसका कोई फ्रीक्वेंसी होता होगा, इसमें हल्का हल्का वाइब्रेशन ऐसे ऐसे चालू हो जाएगा, हल्का हल्का वाइब्रेशन दिखेगा, ठीक है? उसके बाद क्या करता है वो कि और तेज कर देता है, ठीक है? मतलब उस फ्रीक्वेंसी को सेट करके रख देता है, उस फ्रीक्वेंसी को सेट करता है, एम्पलीट्यूड को तेज कर देता है। एम्पलीट्यूड को तेज करेगा तो क्या होगा, ये तेजी से हिलना चालू करेगा, ठीक है? ये चम्मच क्या होगा, तेजी से हिलना चालू करेगा और उसको तेज करता जाता है, एम्पलीट्यूड को तेज करता जाता है। यानी ये चम्मच क्या होगा, बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगा और बेसिकली आपका दिस ग्लास फूट जाएगा, ठीक है? ग्लास फूट जाएगा, ये रेजोनेंस का कारण होता है और ये एक्सपेरिमेंट कॉलेजेस में किया जाता है, ठीक है ना? प्रियांशु दिक्कत है तो बताओ, दोबारा दूसरा एक्सपेरिमेंट बताते हैं और क्या करेंगे इसमें। समझ गए ना? इसका ढेर सारा एक्सपेरिमेंट्स होता है, बस उसी का एक एग्जांपल दिया है।